हेलो फ्रेंड्स, एडुअर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सेकंड टेस्ट का देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन। और कल मुझे उम्मीद है कि कल आपने अच्छे से फर्स्ट सेट का प्रैक्टिस किया होगा और वो आप लोग उसको याद कर लिए होंगे। चलिए हम सेकंड टेस्ट के सेकंड सेट को हम लोग 50 क्वेश्चन तुरंत रिवीजन करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो ये कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित अधिनियमों को उसके कालानुक्रम के अनुसार और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करें। तो आपको ध्यान रखना है कि लेक्स लोकी अधिनियम, तो ये आपको आया था 1850 में। ठीक है। बंगाल टेनेंसी एक्ट आपको पता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उसी समय ये एक्ट आया था। जो आयु सहमति अधिनियम है ये आपको 1891 में। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? 1904 में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 1904 में ये जो एक्ट लाया था ये कौन गवर्नर जनरल लाया था? ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? आपको देख रहे हैं कि सभी सीक्वेंस वाइज में असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, तो हो जाएगा डी, यानी 1 2 3 4। चलिए अब कह रहा है ईश्वर चंद विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर एक स्कूल खोला था? तो कौन सा स्थान था? ईश्वर चंद विद्यासागर का अधिकतर कार्य जो था वो कलकत्ता के इर्द गिर्द ही था। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? कोलकाता। बोस्टन टी की घटना कब हुई थी? 1773 में। एक्चुअली आप ये अमेरिकी क्रांति जब पढ़िएगा वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें आपको मिलेगा कि बोस्टन टी की घटना 1773 में, उसी समय ये एक नारा दिया गया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है। अब देखिए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में शुरू किया गया था। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था 1919 में? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। आई बात समझ में? किसान के द्वारा चलाया गया था। किस जिले में? प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है। संगम युग में उदयपुर किसके लिए विख्यात था? आई बात समझ में? संगम युग में उदयपुर, तो ये आपको पता होना चाहिए, कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा हो जाएगा आंसर इसका? बी हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए 7वां नंबर, इसको मिलान करना है। ठीक है कि कौन मतलब कि एक दूसरे से सूची को मिलाना है। तो देखिए फुतुह उल सलातीन, तो फुतुह उल सलातीन के जो लेखक हैं कौन है? तो ये हो जाएगा आपको अब्दुल मलिक इसामी। ठीक है। जबकि फुतुहात फिरोज शाह तुगलक के मतलब के समय में ये लिखा गया था। ठीक। अगला है तारीख फिरोज शाही, तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था। खजैल उल फुतूह ये अमीर खुसरो की रचना है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुहरों में वृक्ष की आकृति मिलती है, यानी कौन सा वृक्ष की आकृति मिलता है? तो वो था पीपल का वृक्ष। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 आवर ऑक्सीजन देता है। ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? शिवाजी सावंत है। ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के सूबे का वास्तविक मालिक बना दिया? ये हो जाएगा आपको बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। जबकि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 के बीच में हुआ था। ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि 1757 के बीच में हुआ था तो ये किसके बीच में हुई थी? प्लासी का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध जो था, मैं ये भी आप कमेंट में ही आंसर बताइए कि किसके बीच में हुआ था। एक तरफ तो अंग्रेज थे, ठीक है, अंग्रेज। दूसरे तरफ 3 व्यक्ति थे। कौन कौन? अवध का एक नवाब था, और मुगल सम्राट, और बंगाल का नवाब। ठीक है। तो ये तीनों, अवध का और बंगाल का और मुगल सम्राट, तीनों का नाम बताइए आप लोग कमेंट में कि कौन कौन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछता है हमेशा। जहांगीर ने नादिर उल असर की का खिताब किसको दिया था? ये उस्ताद मंसूर को दिया था। एक्चुअली जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्ण काल बोला जाता है, और उस समय उस्ताद मतलब मंसूर बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, कि गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था?
ये कौन हो जाएगा आपको? राजेंद्र प्रथम के समय था। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। एक्चुअली गजनी गजनी का सुल्तान, यानी कि जो गजनी का सुल्तान था मोहम्मद गजनवी, तो मोहम्मद गजनवी 1001 से लेकर के और 1027 तक भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया था। आई बात समझ में? और इसमें हमेशा किसी न किसी मंदिर मंदिर वगैरह को तोड़ता था और उसमें जितना भी धन वगैरह होता था उसको लूटकर ले जाता था। ठीक, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? ये विजयनगर शासक। ठीक है, मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु आपको 1227 में हुई थी। यही चंगेज खां था जो आपको 1221 में आप मंगबरनी, कौन? मंगबरनी, मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आया था। ठीक है, और ये जो मंगबरनी था, ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो मंगबरनी था, ये आपको जो इल्तुतमिश से सहायता मांगा था कि मुझे अपने मतलब कि अपने यहाँ शरण दीजिए, लेकिन ये इल्तुतमिश था बड़ी ही चालाकी से मतलब कि उसको शरण नहीं दिया। अगर शरण दे देता तो फिर चंगेज खां भारत पर आक्रमण करता। जब उसने शरण नहीं दिया इल्तुतमिश ने, तो चंगेज खां सिंधु नदी से ही वापस लौट गया था। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चंगेज खां और ये इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश का शासन काल आप लोग बताइए। तो 1210 से लेकर के 1236 तक, क्योंकि 1236 में फिर रजिया सुल्तान शासिका बन गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा 1 सेकेंड, हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन है गिजाली किसके शासनकाल की प्रसिद्ध रचना है? ये हो जाएगा अकबर के शासनकाल का। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख कौन सा है? तो स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख कौन सा है आपको? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये सबसे प्रमुख है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है, यानी कि इसका क्या मतलब है? तो ये प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या के समान होता है, इसका यही मतलब है। ठीक है, और डिटेल्स में इसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर बस बहुत जल्दी रिवीजन करना है, इसलिए ज्यादा नहीं। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व के बारे में, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन कहां से कहां तक है? तो आपको 36 से लेकर के और 51 तक है। ठीक है, क्योंकि 12 से लेकर और 35 तक फंडामेंटल राइट का वर्णन है। तो कह रहा है नीति निर्देशक तत्व के कथनों पर विचार कीजिए, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, ये भी बिल्कुल सही है, राज्य ही इसको लागू कर सकता है। तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता के कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने मतलब गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो धारा 313 हो जाएगा। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जो वर्षों उपयोग करने के बाद भी समाप्त नहीं होते हैं उसको नवीकरणीय नवीकरणीय संसाधन बोला जाता है। ठीक है, भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है? यानी इससे जो क्षय होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं कायांतरण। क्या बोलते हैं? कायांतरण। जब किसी जगह पे कोई भी चट्टान का टूट फूट जाना ही अपक्षय कहलाता है, और फिर वहां से टूट फूट करके हवा या इस सब के द्वारा आगे बढ़ना या आगे जाना क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। क्लियर? चलिए, उत्तर पश्चिम अमेरिकी भाग में अमेरिकी कपास यानी भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस किस्म को मतलब किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा आपको? ये नरमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नदी को व्यथ के नाम से जाना जाता है? ये हो गया आपको झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि झेलम नदी को ऋग्वैदिक समय में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, अब तीई पर्वत किस राज्य में है? आप लोग 1 सेकंड थोड़ा सा टाइम भी देते हैं कि थोड़ा सा आप लोग सोच सके। ये कौन सा है? नागालैंड।
कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कोयला का जलना ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या होता है संयोजन अभिक्रिया? तो आपको पता होना चाहिए कि जब जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें, वो क्या कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्लाई एश का फ्लाई एश प्रदूषण किसके कारण होता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा किसके कारण? तो ये आपको ताप विद्युत संयंत्र के कारण होता है। तुलसी पौधों का औषधीय महत्व के लिए मतलब किसकी उपस्थिति कारण इसकी औषधीय महत्व होती है? तो फिनॉल एवं फ्लोनाइड्स के कारण। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये निम्नलिखित को क्या करना है? एक दूसरे से मिलान करना है। ठीक, तो सोडियम बेंजोएट होता है ना, ये आपको फलों के रस का परिरक्षण करता है। कौन? सोडियम बेंजोएट। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग होता है। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड होता है पेट्रोलियम शोधन के लिए, और नाइट्रिक एसिड का उपयोग रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, यानी कि पहला का ये और ये ऐसे। ये कौन सा तत्व जिसका प्रोटीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है? ये कौन सा तत्व है? नाइट्रोजन है। ठीक है, पादपों में जाइलम उत्तक कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? यानी जाइलम उत्तक का कौन सा भाग आपको भोजन का भंडारण करता है? तो जाइलम पैरेकाइमा। ठीक है, एक होता है आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आप ये देख लीजिए। एक होता है जाइलम, ठीक है, क्या होता है? जाइलम। और दूसरा होता है फ्लोएम। फ्लोएम। तो फ्लोएम जो होता है ये फूड का मतलब कि संचार करता है। ठीक है, और जाइलम होता है ये जल का संचार करता है, जल का संचार करता है। तो ये जल, जाइलम जल, याद रखिएगा, जाइलम जो होता है जल को यानी कि भूमि से यानी कि ऊपर पत्तों तक लेकर जाता है। ठीक है, और जबकि जो फ्लोएम होता है ये फूड का संचार क्या करता है? तो पत्तियों से लेकर के और पूरे पौधों में यानी कि जड़ तक करता है, जड़ तक करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जाइलम और फ्लोएम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा है? 31 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? किस एक कोशिकीय? तो ये हो जाएगा आपको सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। यानी कि सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में आपको डीएनए समूह में डीएनए होता है। ये आपको बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक, तीनों में आपको डीएनए प्राप्त होता है। ठीक है, अब बायोगैस का स्रोत नहीं है, तो कौन सा बायोगैस का स्रोत नहीं है? बायोगैस का मतलब आपको पता ही है कि जो भी पेड़ पौधा वगैरह हम लोग जलाते हैं वो सब आ जाएगा। तो गोबर गैस हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, लेकिन कौन नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। तो जीवन की उत्पत्ति किससे होती है? तो लैंगिक जीवन, तो ये एकोष्कीय युग्म जनन से। फर्स्ट आंसर हो जाएगा एकोष्कीय युग्म नज से। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में लाया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं एजोला बोला जाता है। क्लियर, एजोला बोला जाता है। कौन एक कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? नेपेंथिस हो जाएगा। नेपेंथिस क्या हो जाएगा? कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है। एक्चुअली क्या होता है, कीटभक्षी पौधा जिसको पिचर प्लांट बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पिचर प्लांट। तो ये वैसे जगह पर उगता है जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कीट को क्या होता है? कीट को खाता है, कीट को खाता है।
किसकी कमी पूरा करने के लिए? नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए। और ये कहाँ होता है अधिकतर? तो आपको जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है यानी कि नागालैंड, असम, इन सब क्षेत्रों में ज्यादा पिचर प्लांट देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सहजीवी का संबंध निम्नलिखित में से क्यों कौन दर्शाता है? तो सहजीवी जो है आपको ये काई दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन सी विधि राष्ट्रीय आकलन में विधियों में से एक नहीं, यानी राष्ट्रीय आय के आकलन में एक नहीं है, कौन सी विधि? तो राष्ट्रीय आय होता क्या है? तो ये आपको मतलब नेशनल मतलब कि जितना पैसा वगैरह आता है और उसमें जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। अब कौन सा एक नहीं है? तो ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा आंसर हो जाएगा? वितरण विधि। ठीक है, अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है, यानी अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है? मतलब करता है तो वो क्या होता है? लाभांश और बोनस कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो निवेश किए उसके बदले थोड़ा सा मिलेगा तो पैसा वगैरह, लाभांश वगैरह उसका मिलता है। आधुनिकीकरण में शामिल है, यानी कि आधुनिकीकरण में कौन शामिल है? 29 नंबर क्वेश्चन है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग बिल्कुल सही है, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों शामिल है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। बिल्कुल, स्वपोषी जो होता है यानी खुद जो भोजन वगैरह बनाता है। द्वितीय उत्पादक का संदर्भ परपोषी यानी विषम पोनज स्तर के उत्पादन से, ये भी बिल्कुल सही है। जो सेकेंडरी होता है वो दूसरे पर निर्भर होता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध आपको कुचिपुड़ी से है। ठीक है, अब देखिए, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि पाई में सोन, मतलब कि ये आपको बताना है कि कौन सबसे पहले खोज हुआ और उसके बाद कौन। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज आपको 1932 में हुआ था। ठीक है, और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय पाई मेसोन की खोज हुआ था। और 1897 में आपको किसका खोज हुआ था? ये इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले 1897 में। प्रोटॉन की खोज शायद 1920 के आसपास में देखा जाता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, यही मतलब एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है लेकिन इसी के आसपास में हुआ था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा सी हो जाएगा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो थोड़ा सा अब बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया प्रोटॉन और ये हो गया न्यूट्रॉन। तो इन तीनों का खोज किसने किया था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ईटा पग नाच, एक ट्रिक होता है ईटा पग नाच। ठीक है, ईटा पग नाच का मतलब होता है ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, पी से प्रोटॉन हो गया और एन से न्यूट्रॉन हो गया। तो ईटा पग नाच यानी ईटा पग नाच। तो ईटा पग नाच से हो गया क्या? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो ईटा यानी जे थॉमसन, तो आ गया तो जे थॉमसन। पग यानी प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो ग से गोल्डस्टीन। और नाच यानी कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, थॉमसन बोला जाता है। ठीक है, आप प्रोटॉन का पग यानी गोल्ड एस्टीन किया था, गोल्ड एस्टीन। ठीक, और नाच से न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? नाच यानी कि जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने आपको न्यूट्रॉन का खोज किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन आपको ओडिशा में किया जाता है। ठीक है, चलिए दहेज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दहेज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961 में। ये भी ध्यान रखिएगा। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सा हो जाएगा? कश्मीर पर। सैर ए गुल फरोंसा त्योहार, सैर ए गुल फरोंसा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये आपको दिल्ली में किया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर। आपको पता ही है कि 17 सितंबर को मेरा भी जन्मदिन है, तो उस दिन रोगी सुरक्षा दिवस
मनाया जाता है। ठीक है, आपको बताया था 16 सितंबर को कौन सा, बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। कौन सा? ओजोन दिवस। ठीक है, ओजोन दिवस। तो 1 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और बाकी दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा बोला था? किसने बोला था? तो किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा बोला था? ये हो जाएगा आपको मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो ये ब्लूटूथ है। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा जॉन मैकार्थी को। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक बोला जाता है। चलिए अब कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं और इस फैक्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये कौन सा फैक्ट है? चलिए बस 10 सेकंड के अंदर इसको खत्म करते हैं। नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से मिला हुआ है। कहां से? कालीबंगा से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से, यानी नाचने वाली डांसिंग गर्ल कहां से मिली हुई? मोहनजोदड़ो से। शव को दफनाने की प्रथा हड़प्पा में प्रचलित है। शव को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में, दफनाने की प्रथा हड़प्पा में और जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में। ध्यान रखिएगा, यह हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? आपको मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहां से? बनवाली से मिला हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। उन्नत जल प्रबंधन यानी जल प्रबंधन की सबसे अच्छा प्रणाली आपको धौलावीरा से देखने को मिलता है। शैलकृत स्थापत्य प्राचीनतम भंडार कहां से? धौलावीरा से ही मिलता है। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, ये था आपको धौलावीरा। ठीक, तो धौलावीरा किस राज्य में है ये बताइए। कालीबंगा किस राज्य में है? ये भी कमेंट में आंसर कीजिए। बनवाली किस राज्य में है? ये कमेंट में आंसर कीजिए। और फिर हम अगले जो सेट थर्ड है उसको हम जस्ट ही कुछ घंटों के बाद अपलोड करेंगे। आप लोगों को ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।